अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जाग जाओ यार, मुझे लगा था उसामा भाई ने जो इवेंट किया है उसमें ई कॉमर्स ओनर आ रहे हैं, तो अगर ई कॉमर्स ओनर की ये हालात होंगे आवाज़ के फॉर्म में तो करा लिया उन्होंने बिजनेस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, इमरान खान। ओहो ये अच्छा है, चलो अब मजा आएगा यहाँ पे। ओके यार, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई इनवाइट करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सात भाई ने यहाँ पे डिस्कस की ना, एग्जिट बेस के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। एग्जिट बेस करता क्या है? अच्छा, ये जो मेरा सेशन है ये ज्यादातर इंटरेक्टिव रहेगा। जो आप लोगों के सवाल जवाब हैं उनके आंसर करूंगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ एग्जिट बेस करती क्या है, ताकि आप जो सवाल है उससे रिलेटेड पूछें। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ओके ग्रेट। एग्जिट बेस एक कंपनी है जिसका काम है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है या आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसे सेल करना है, तो आप एग्जिट बेस के ऊपर जाके अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं। जैसे पार्क व्हील पे आप अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, अगर आप अपना रनिंग ई कॉमर्स ब्रांड अच्छा चला रहे हैं और उसकी ग्रोथ के लिए आपको इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो भी आपको एग्जिट बेस के थ्रू मिल सकती है। सेकेंड इज, अगर आपका ब्रांड थोड़ा ग्रो हो गया है और उसे फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाना है, तो एग्जिट बेस आपको फ्रेंचाइजिंग में हेल्प कर सकता है। और लास्ट चीज, अगर आपका ब्रांड और ज्यादा बड़ा हो गया है और आपकी फ्रेंचाइजीज भी हो गई है, अब आप चाहते हैं कि यार उसके लिए मुझे इन्वेंट्री के लिए पैसे चाहिए, तो एसेट बैक फाइनेंसिंग के जरिए आपको इन्वेंट्री भी मिल जाती है। क्योंकि जब आपका ब्रांड बड़ा हो जाता है तो आप इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो उसमें आप जो फाइनेंसिंग है वो एसेट बैक फाइनेंसिंग के थ्रू ले सकते हैं। और जो लास्ट चीज एग्जिट जिसके ऊपर काम कर रहा है वो ये कर रहा है, जो ब्रांड अच्छे खासे ग्रो हो जाए उन्हें पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, जिसे आईपीओ का नाम किसी ने सुना हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो उन कंपनीज को अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है तो वहां पे भी एग्जिट बेस आपको हेल्प करेगा। तो दैट्स व्हाट वी डू। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं उन्हें क्या लगता है कि जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, छोटे बिजनेसेस जो मंथली 20 लाख 30 लाख 50 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिलती? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है जो सात भाई ने बताई थी यहाँ पे। सात भाई ने जो आपको बताया था ना फाइनेंसेस, बहुत सारे लोगों को जिन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती नहीं है ना, उसका रीजन ये होता है कि उनके पास फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं ई कॉमर्स, वो ये बोलते हैं अपने फाइनेंसेस लेके आओ। जब हम बोलते हैं ना फाइनेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो बहुत सारे लोगों के पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही नहीं बनी होती। तो अब आप पैसे बना रहे होंगे, हो सकता है बना रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता, एज ए इन्वेस्टर मुझे नहीं पता कि कैसे पैसे बना रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंटली एक बिजनेस आया मेरे पास, उसने बोला मैं महीने का 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बना रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगवाई। जब उसके बाद थोड़ी बहुत बनी हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी सैलरी ही नहीं लगाई हुई थी। हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स का या एक्सवाईजी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है और एज अ फाउंडर अपनी सैलरी लगाना जरूरी है। अगर आपने अपनी सैलरी लगाई भी नहीं है वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली वो आपका जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट बन रहा है उसमें से आपकी सैलरी डिडक्ट ही नहीं हुई भी। क्योंकि जब दूसरा बंदा उसको बाय करेगा तो बाय करने के बाद उसे क्या करना है, आपकी जगह किसी बंदे को हायर करना है, राइट? तो वो जो हायरिंग कॉस्ट है वो जब इंक्लूड ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट आपने मेंशन किया हुआ है वो गलत मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके फाइनेंसेस एक्यूरेट होनी चाहिए। फाइनेंसेस के बाद दूसरी क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट? गुडविल। यस, गुडविल को और थोड़ा सा आसान करें। क्या चीज? इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री ज्यादा होना नुकसान है। आप मार्केट वर्थ, वही गुडविल, इसको थोड़ा सा और आसान कर दो। रेपुटेशन, ठीक है, बिजनेस रेपुटेशन। या आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूं कि अगर इन्वेस्टर को आना है ना आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जरूरी है एज अ फाउंडर आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर। अगर बिजनेस क्रेडिबिलिटी एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर एज अ फाउंडर ही आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, तो क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा? आएगा कोई इन्वेस्टर? अब आपको समझ में आ रही है पाकिस्तान में बाहर से कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस टाइम पे जो फाउंडर है पाकिस्तान में, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक, तो हमेशा याद रखें, एज अ फाउंडर अगर आपने ग्रो करना है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब एक यहाँ पे सवाल है कि लेट्स सपोज आप जो है वो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, अभी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, लेट्स सपोज 6 महीने 1 साल हुआ है, जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी बिकॉज यू आर न्यू इन द मार्केट। तो अब मुझे बताएं कि अगर आप न्यू हैं इन द मार्केट
और 1 साल हुआ है और आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, तो फिर किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए? ऐसा क्या करेंगे अपनी टीम के अंदर कि आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट करे? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही है, इनके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है ना, एडवाइजर, मेंटोर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा छोटी सोच है। हम क्या करते हैं, एक बंदा, लेट सपोज यहाँ पे कोई बंदा जिसे ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना है या उसने स्टार्ट किया है, अब उसे अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, तो उसे क्या चाहिए सबसे ज्यादा कि वो अपने कम से कम भी 2 से 3 मेंटोर बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, आपको 1 साल हो गया, अब आप प्लान कर रहे हैं, आपके फाइनेंसिस भी ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने सात भाई के पास आए, सात भाई ने आपके फाइनेंसिस ठीक कर दिए। यहाँ पे एक और जो भाई थे वकास भाई, उनका आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां से आपकी सारी ट्रैकिंग भी हो रही है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी का इशू है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप उसामा भाई के पास जाएं। उसामा भाई ई कॉमर्स में मार्केट में लोग जानते हैं, आप बोलते हैं उन्हें यार मेरे मेंटोर बन जाए, मेरे एडवाइजर बन जाए और मुझे गाइड करें। फिर इसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेशन की तरफ जाना है आपने, आप साद अफरीदी के पास जाएं, उनसे बात करें, अपना आइडिया पिच करें, बोले सर मुझे आप जो है वो मेरे मेंटोर बन जाए, एडवाइजर बन जाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग मेंटोर या एडवाइजर इसलिए नहीं बनाते, वो ये बोलते हैं पैसे तो होते नहीं उनके पास देने के लिए, वो बोलते हैं यार अपनी बिजनेस की इक्विटी भी नहीं देंगे हम। भाई आप इस टाइम पे जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं, इस टाइम तो वैसे ही आपकी इक्विटी की वैल्यू 0 है। अगर उसामा जैसा बंदा, साद जैसा बंदा या कोई और इस तरह का बंदा जो 1-5-10 साल इंडस्ट्री में गुजार चुका है, अच्छा उसका नाम है इंडस्ट्री में, अगर वो सिर्फ आपके साथ अटैच हो जाए और आप 1 से 2% इक्विटी दे भी दें एज ए एडवाइजर उसे, तो आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। तो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको स्टार्ट करने के लिए ये चाहते हैं कि आगे ग्रो हूं मैं, मुझे अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो पहले ही दिन से ये सोचें कि मेरी कंपनी में 3 ऐसे मेंटोर होना बहुत जरूरी है जिनको मैं इक्विटी बेस ऑनबोर्ड करूं और उनको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उनसे डिस्कशन करूं कि मेरी कंपनी कहां जा रही है और किस तरह से जा रही है। अगर आप ये काम कर लेंगे ना, बिलीव मी कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि अगर आपका बिजनेस 1 लाख रुपए मंथली नेट प्रॉफिट बना रहा है ई कॉमर्स के अंदर, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको आइडिया होगा शायद। अगर 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट मंथली बना रहा है कोई बिजनेस, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? कोई बता सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप 3x ऑफ द प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट लगा लेते हैं। तो अगर कोई 1 लाख रुपए बना रहा है मंथली नेट प्रॉफिट, तो उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? मैथ किसकी अच्छी है? साल का 12 लाख रुपए हो गया, 3 साल का कितने हो गया? कितने? 36 लाख रुपीज। तो इसका मतलब इस बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? 36 लाख। रिसेंटली एग्जिट बेस के थ्रू हमने एक ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करवाई है, उसका 1 लाख रुपीज मंथली नेट प्रॉफिट है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो है वो 3 CR हुई है। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि उसकी वैल्यूएशन 3 CR क्यों हुई 1 लाख मंथली प्रॉफिट पे? क्योंकि जिसकी वैल्यू 36 लाख होनी चाहिए, ठीक है, ये भी मैक्सिमम बता रहे हैं, तो उसके अलावा उसकी 3 CR वैल्यूएशन है। ये बात आप लोगों के लिए क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको अगर ये पता हो कि उसकी वैल्यूएशन ज्यादा क्यों है, तो आप पहले दिन से अपने बिजनेस पे उसी तरह की चीजों पे काम करेंगे। तो कोई बता सकता है 3 CR वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी उसकी? क्या चीज? एसेट्स क्या? नहीं यार, प्रॉपर्टी यार, 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया, तुम्हारा जैसा ग्रेजुएशन है उसके पास कहाँ प्रॉपर्टी है? क्या हो गया? मैं रियल एस्टेट थोड़ी खरीद रहा हूँ उससे। हाँ, स्केलेबिलिटी, ओके, वन ऑफ द रीजन। सर यहाँ पे सर को दे दीजिए। इक्विटी इन व्हाट सेंस? इक्विटी है, लेकिन 3 CR की वैल्यूएशन क्यों हुई है? मतलब वैल्यू इक्विटी तो वो है ना कि भाई लेट्स सपोज मैं एज ए इन्वेस्टर तो ये सोचूंगा ना 36 लाख रुपए उसकी वैल्यू बनती है, मैं उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करूं। पाकिस्तान में अगर पैसा बनाना है ई कॉमर्स के थ्रू, तो फॉरगेट अबाउट इन्वेंशन और इनोवेशन, ये याद रखना दिमाग के अंदर। अगर ग्रो करना है जल्दी से, वो चीज बेचो जो सब खरीद रहे हैं, स्केलिंग करो। ठीक, अच्छा मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इनमें से ये कोई चीज नहीं थी, वो सिर्फ एक वुमेन क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, वुमेन क्लोथिंग ब्रांड तो सभी लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें कि ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस अगर आपने उसकी वैल्यूएशन बढ़ानी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ई कॉमर्स स्पेसिफिक बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर तरीके के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि जब इन्वेस्टर आता है ना, तो इन्वेस्टर ये देखता है कि भाई ये जो इन्वेंट्री अगर मुझे दिखा रहा है, तो इसको मैं रिमोटली बैठ के क्या मॉनिटर कर सकता हूँ?
तो अगर आप सारी चीजें एक्सेल के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं और इन्वेस्टर को दिखा नहीं सकते और कभी भी आप खुद चेंज कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या कि उनके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ था। सेकेंड चीज, उनके जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से लगा हुआ था। थर्ड चीज, वो अपनी टीम को मैनेज करने के लिए ट्रेलो बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो यूज कर रहे थे। तो अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं कि उनके हर डिपार्टमेंट के प्रोसेस बने हुए थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साद भाई ने बताई कि उनके जो फाइनेंसेस थे वो प्रॉपर तरीके से पिछले 2 साल के बने हुए थे, जिसमें सारी चीजें नजर आ रही थी कि उनका लेट्स सपोज जनवरी 2024 में क्या रेवेन्यू हुआ था, उससे क्या प्रॉफिट बना था और बीच में सेल्स क्या होती। तो ये चीज ना हमारे बहुत सारे बिजनेसेस, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस हो चाहे वो दूसरा कोई बिजनेस हो, उनमें ये चीज बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। और जब ये चीज मौजूद नहीं होती तो एज ए इन्वेस्टर क्या कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा? या आप एज ए इन्वेस्टर सोचें कि आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें बिजनेस ओनर आए और बिजनेस ओनर आने के बाद बोले कि यार मेरा बिजनेस इतने पैसे बना रहा है, ठीक है, और मुझे इतने पैसे दे दो, लेकिन मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता कि इतने पैसे बन रहे हैं किसी रिकॉर्ड के ऊपर। तो क्या आप लोग इन्वेस्ट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि वो इन्वेस्टर ये बोले कि आपको मंथली 10% रिटर्न देगा, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? यस या नो? अच्छा, इनमें से जो नो बोले ना वो करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एज ए इन्वेस्टर भी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिन इन्वेस्टर्स को चूना लगता है ना इन जनरल, वो उनकी ग्रीड की वजह से लगता है। हमेशा याद रखें, जब आप लालच करेंगे ना तो आपको चूना लगना चाहिए, आपके लिए लाजिम है, ठीक है। ये क्यों लाजिम है? क्योंकि एक चीज जहन में रखेंगे, आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है और बिजनेस बाइंग सेलिंग से, वो ये है कि जब आप कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो ईयरली आरओआई है ना वो 17-18% से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें एज अ पैसिव इन्वेस्टर। अगर लेट सपोज, इसका मतलब अगर 100 रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ पैसिव इन्वेस्टर और सालाना आपको 17-18 रुपए मिल रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे, तो ये बहुत अच्छी आरओआई है। ये मैं अपर एंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है ना कि मैं सालाना 30% आपको रिटर्न दूंगा, 25% दूंगा रिटर्न, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल आपको क्या लगेगा? जोर से, ये बात याद रखनी। और अच्छा, एक और ये चीज सेम बिजनेस ओनर भी करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक बंदा आया, वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का बिजनेस करता था। उसने बोला नबील भाई मुझे 30 लाख रुपए चाहिए और महीने का 10% रिटर्न दूंगा। तो 30 लाख रुपए दे के महीने के वो मुझे कितने पे करता? 3 लाख रुपए, ठीक है। मैंने उसे बुलाया, मैंने हमारे फेसबुक ग्रुप पे उससे पोस्ट की थी है ना, मैंने नीचे लिखा ये स्कैमर है, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना। उसने बोला नहीं मैं स्कैमर नहीं हूं नबील भाई, मैं जो है वो प्रॉपर बंदा हूं। मैंने कहा अच्छा नहीं हो ना, आ जाओ मेरे ऑफिस। मेरे ऑफिस आया, मैंने उससे पूछा तुम्हारा मंथली रेवेन्यू क्या है? उसने बोला 8 लाख रुपए। मैंने बोला इसमें प्रॉफिट कितना बनता है? उसने बोला 40%। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 40% प्रॉफिट बन ही नहीं सकता। मैंने बोला चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, 40% बन रहा है। 8 लाख का 40% कितना होता है? 3,20,000, 3,40,000 के आसपास। ये मैंने बोला ठीक है, अगर मैं तुम्हें 3 मिलियन दे दूं तो तुम्हें कितना बिजनेस बढ़ा लोगे? 8 लाख से कितना बढ़ जाएगा? उसने बोला 14 लाख के आसपास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 14 लाख का 40% कितना बनता है? 5,60,000, ठीक है, इसके आसपास बनता है। तो अब उसे, इसका मतलब आइडियल केस सिनेरियो में मंथली वो कितना कमाएगा? 5,60,000 के आसपास, जिसमें से उसे मुझे कितने देने महीने के? 3 लाख। अब उसने 3 लाख तो देने हैं, लेकिन 1 साल बाद मेरे 3 मिलियन भी वापस करने हैं ना। तो 3 मिलियन अगर वापस करने हैं तो 3 मिलियन को अगर डिवाइड कर दूं 12 से कितना बनेगा? 2,40,000 के आसपास, ठीक है। तो आप उसको जब सम करेंगे 3 लाख प्लस 2,40,000 कितने बन गए? 5,50,000। बाकी पीछे कितना बचा? 10,000। मैंने उससे पूछा बताओ 10,000 में अपने बच्चों की फीस, अपने यहाँ का रेंट, ये सारी चीजें कैसे करोगे? वो सर पकड़ के बैठ गया। तो ये चीज एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर क्योंकि उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीजों की, तो वो बस उन्हें पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो कोई भी कमिटमेंट कर लेते हैं। और जब वो कमिटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो उस कमिटमेंट में आ जाते हैं, वो तो मुझ जैसा अच्छा शरीफ बंदा था जिसने उसे लूटा नहीं, वरना मैं उसे देता 30 लाख रुपए और बोलता देते रहो बेटा महीने के 3 लाख रुपए, और बाद में उससे फिर पैसे भी निकलवाता। होता क्या है कि ज्यादातर जो अब ये सुसाइड के केस सुनते हैं ना बिजनेस ओनर के केस में, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ही यही होता है। वो करते क्या है, वो क्या ओवर कमिट करते हैं और किसी ऐसे पठान से पैसे ले लेते हैं या ऐसे लोगों से पैसे ले लेते हैं जिन्हें पता होता है कि किस तरह से पैसे निकलवाना है। तो वो महीने के बेसिस पे लेते थे और एंड में जब उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते तो वो भी परेशान होते हैं। तो हमेशा याद रखें
एज अ बिजनेस ओनर आपने जब भी इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, चाहे वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एसेट बैक फाइनेंसिंग हो, चाहे वो फ्रेंचाइज के लिए हो, आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी तरह से बनानी है। आपने सात भाई जैसे बंदे के साथ लाजमी बैठना है, क्योंकि अगर आप नहीं बैठे तो क्या होगा, या तो आपकी बात खराब होगी, या तो आपकी लड़ाई होगी, या तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं की भी। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हमारे लोग इन्वेस्टमेंट एक और वजह से रेस नहीं कर सकते, उसका क्या रीजन है? हाँ, ये एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली निहायत ही छोटी सोच है कि मैं किसी को अपनी कंपनी का परसेंटेज दे दूंगा तो वो जो है वो मुझ पे हावी हो जाएगा या मेरा जो है पैसा चलेगा। ये मुझे बताओ, फेसबुक, अमेजोन जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो फाउंडर के अपने पैसों से बनी थी? फाउंडर ने अपने पैसे लगाए हुए थे उसमें? पाकिस्तान में बिजनेस ग्रोथ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि लोग इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट रेज ही नहीं करते। ठीक है, उनके ईमान की हालत यह है कि अगर मैं किसी को इक्विटी दे दूंगा तो मेरा रिस्क चला जाएगा। वो भाई ऐसा नहीं होता, जो तुम्हारे रिस्क में लिखा हुआ है वही तुम्हें मिलेगा। ये जो छोटी सोच है, ऐसा अगर बिजनेस ओनर आप चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान में रखें, जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना तो आपके पास कैपिटल ज्यादा आ जाता है। ठीक है, जब आपके पास कैपिटल आता है तो आप अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, अच्छे लोग हायर कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी बिजनेस को ग्रो तेजी से कर सकते हैं। एक चीज, आपके पास दो ऑप्शन है कि अभी आप 50 लाख रुपए किसी से लेके उसको 10-20% का पार्टनर बना लें और आप स्केल कर जाएं 1-1.5 साल के अंदर। दूसरा ये कि आप जो है वो किसी अपनी इक्विटी को पकड़ के रखें जेब के अंदर दबा के और फिर 2-3 साल तक रगड़ते रहें और उसके बाद आपको पता चले आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा और आप फिर जॉब के लिए जाएं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैं जानता हूं कि जिन्होंने इक्विटी के चक्कर में लगे रहे और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 2 साल 2.5 साल गुजारने के बाद वो किसी एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आपने ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ई कॉमर्स में अगर काम करना है एज अ बिजनेस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस एंड हो गया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट लेवल पे काम नहीं करें, मल्टी कैटेगरी में काम नहीं करें, प्राइवेट लेवल पे काम करें, उसकी बिजनेस वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच।